हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 जारी रखेंगे। पालनपुर की कहानी, ये पार्ट 5 रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हम जानेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, यानी कि कृषि उत्पादन में हम जितनी भी आधुनिक विधियों का उपयोग करते हैं, जिन विधियों को हमने पिछली क्लास में जाना, उन सभी में जितना भी खाद बीज कीटनाशक लगा रहे हैं उसी तरह से लगाते रहेंगे तो क्या यह हमारी भूमि उस सब को झेल पाएगी, धारण कर पाएगी? तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारा सा हमारा गांव पालनपुर, हमारे सपनों का गांव हमारा पालनपुर, पालनपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालनपुर का अध्याय 1 जारी है। ये भाग 5 है जिसमें हम जानेंगे क्या यह भूमि धारण कर पाएगी। चलिए, कर पाएगी कि नहीं इसको जानते हैं। तो पालनपुर में कृषि क्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जानेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। जितने भी संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि प्राकृतिक संसाधन का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो ये भूमि धीरे धीरे इसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होती चली जाएगी। वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट तैयार की, रिसर्च किया, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि खेती की जो आधुनिक विधियां हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी, उन विधियों से प्राकृतिक संसाधन भूमि जो है उसका अत्युपयोग किया गया है, अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, भूमि की जो उर्वरकता थी, उसकी जो उपजाऊ शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये भूमि धीरे धीरे बंजर होने की कगार पर पहुँच गई। चलिए और देखते हैं। इसके बाद एक और परेशानी है कि जितनी भी आधुनिक विधियाँ हैं उनमें जो बीजों का प्रयोग किया जाता है, उन बीजों में हमें सिंचाई की काफ़ी अधिक ज़रूरत होती है। तो सिंचाई के लिए नलकूप लगाए गए, ट्यूबवेल्स लगाए गए और इन ट्यूबवेल्स और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाने लगी। जब सिंचाई की जाने लगी इन ट्यूबवेल्स के माध्यम से, हुआ क्या कि ज़मीन के अंदर का जल जो था वो नलकूप्स और ट्यूबवेल्स के माध्यम से बाहर निकाले जाने लगा। तो धीरे धीरे जो ज़मीन में पानी का स्तर था, जल का स्तर था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जैसे मानिए ये भूमि की सतह है और पानी इस भूमि में इतने अंदर पर पाया जाता था और यहाँ पर पानी पाया जाता तो ट्यूबवेल्स लगा लगा के हम क्या कर लेते थे, पानी को निकाल लेते थे। लेकिन देखा गया जब अधिक पैमाने पर ट्यूबवेल्स लगाए गए और उनसे सिंचाई की गई तो जो पानी का स्तर था, अब पानी यहाँ तक था, वो अब पानी यहाँ पहुँच गया, यानी कि फिर यहाँ पहुँच गया। अब पानी का स्तर धीरे धीरे क्या होने लगा, गिरने लगा। मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। मिट्टी में जो गुणवत्ता आती है, उपजाऊ शक्ति आती है, दिन 2 दिन में तो नहीं आ जाती। भूमि में जो जल होता है उसको पहुँचने में, उसको वहाँ स्टोर होने में भी कई वर्ष लगते हैं। और लेकिन अचानक इस तरह की गतिविधियों के कारण ये सब धीरे धीरे नष्ट होने लगा। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि में इसी तरह का उत्पादन होता रहे और हमारा जल भी बना रहे, उसका भी संतुलन बना रहे और हमारी भूमि जो है वो भी उपजाऊ बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और पर्यावरण के अनुसार ही हमें अपने जीवन पद्धति को बनाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार की कोई हानि
ना हो, हम भी चलते रहें और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहे। इस तरह के हमें पद्धतियों को अपनाना चाहिए। चलिए, तो अब जो कृषि की जाती थी उसमें कृषि रासायनिकों का जो उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता था, वो रासायनिक उर्वरक ऐसे होते थे, वो ऐसे खनिज होते थे जो पानी में आसानी से घुल जाते थे। पानी में आसानी से घुल जाते थे तो पानी के माध्यम से वो पौधों को तुरंत मिल जाते थे। लेकिन मिट्टी में जब ये रासायनिक लंबे समय तक रह जाते हैं तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जब वर्षा होती है तो उस वर्षा के माध्यम से उन खेतों से निकलकर वो क्या करने लगते हैं, नदियों में जाने लगते हैं और वहाँ से पानी के माध्यम से नीचे ग्राउंड वाटर में भी जाने लगते हैं। वहाँ से बहकर वर्षा के द्वारा नदियों तालाबों में पहुँचते हैं, झीलों में पहुँचते हैं, जिसके कारण वो क्या कर देते हैं, उस झीलों नदियों के पानी को दूषित कर देते हैं। और नदियों झीलों में जो जीव जंतु रहते हैं, जलीय जीव जंतु रहते हैं, और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को भी नष्ट कर देते हैं। जो भी सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में होते हैं जैसे केंचुआ, तो वो क्या करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनके प्रयोग के समय के पश्चात मिट्टी अब जो है पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। पहले मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ थी, लेकिन जब इन उत्पादकों का, इन रसायनों का जब हम प्रयोग अपने खेतों में करने लगे तो अब जो भूमि थी वो कम उपजाऊ हो गई। यानी कि देश में सबसे अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग पंजाब में किया गया और उसके बाद वहाँ की जो मिट्टी की गुणवत्ता थी धीरे धीरे कम होती चली गई। अब जो पंजाब के किसान हैं उसी भूमि पर उतना ही उत्पादन करना चाहें तो उन्हें अब पहले की अपेक्षा और अधिक रासायनिक लगाने होते हैं और अधिक उर्वरक खादों की ज़रूरत होती है, तब जाकर वो उतना ही पैदा कर पाते हैं। यानी कि पहले जिस भूमि से कम रासायनिक का प्रयोग करके वो उत्पादन कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें क्या करना होता है, उसमें डबल रासायनिक खाद बीज को लगाना पड़ता है। इसका मतलब यह रहा कि खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि पहले उतने खर्च से ही उतना ही पैदा हो जाता था, लेकिन अब उतना ही पैदा करने के लिए हमें डबल खर्चा करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से फसलों में रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। यानी कि हम कृषि कार्य करते हैं तो कृषि में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है मजदूरी करने के लिए। तो भूमि के पश्चात सबसे बड़ा और दूसरा जो ज़रूरत है वो है श्रम की, लेबर की, जो खेती में कार्य करेगी, अपनी मेहनत लगाएगी, जिससे खेती में उत्पादन होगा। तो श्रम जो है उत्पादन क्रिया का सबसे दूसरा बड़ा कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो छोटे सीमांत और लघु किसान हैं वो क्या करते हैं, उनके पास वैसे ही छोटे छोटे खेत होते हैं और उन खेतों में वो क्या करते हैं, स्वयं ही कार्य कर लेते हैं। अपने परिवार के साथ वो अपने खेती में कार्य कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने श्रम की व्यवस्था, अपने खेतों में काम करने की व्यवस्था अपने आप ही कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े और मझले किसान होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वो तो अपने परिवार के साथ कार्य नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए उन्हें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए ये श्रमिक जो हैं भूमिहीन परिवारों से आते हैं, जिनके पास भूमि नहीं थी। जैसे हमने देखा पालनपुर में 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, फिर भी वो कृषि क्रियाओं में संलग्न हैं। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनके खेतों में कृषि कार्य करते रहते हैं। या बहुत छोटे खेतों में कार्य करने वाले परिवारों से आते हैं, या जिनके पास बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं, उन परिवारों में अपना खेतों का कार्य कर लिया
और बाकी के समय में वो क्या करते रहते हैं, बड़े बड़े किसानों के खेतों में कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर आप एक परिवार को देख रहे हैं जो अपने खेतों का कार्य अपने आप से ही संपन्न कर लेता है। चलिए, यानी कि जो बड़े किसान हैं उनके लिए जो श्रमिकों की ज़रूरत होती है तो वो भूमिहीन परिवारों से आते हैं जो कृषि क्रियाएं कर देते हैं। तो खेतों में काम करने वाले इस श्रमिकों का जो फसल उगाई जाती है उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर अधिकार उस खेत मालिक का होता है, भूमि मालिक का होता है। और वो भूमि मालिक जो होता है उनको क्या करता है, मजदूरी देता है जो उनके खेतों में कार्य करते हैं। ऐसा ही होता है आपके भी यहाँ, हमारे यहाँ भी। यह मजदूरी जो उन मजदूरों को दी जाती है वो नगद रुपया के रूप में हो सकती है या अनाज के रूप में हो सकती है, और कहीं कहीं तो मजदूरों को भोजन भी मिल जाता है। अब जो मजदूरी होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक फसल से दूसरी फसल में, और एक खेत की क्रियाओं से दूसरी खेत की क्रियाओं में अलग अलग होती है। जैसे आप मानिए कि अलीगढ़ में जो खेतों में कार्य करने की मजदूरी है वो अलग है, वहीं फरीदाबाद में देखेंगे तो वहाँ पर किसानों जो खेतों में कार्य करते हैं उनकी मजदूरी अलग है। वहीं हम देखेंगे कि गेहूं के काटने का जो मजदूरी है वो अलग है। वहीं देखेंगे जो धान हैं उनको काटने का मजदूरी है वो अलग है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों में कार्य करने की जो मजदूरी होती है वो भी अलग अलग ही होती है। इसी तरह से रोजगार की जो अवधि है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भिन्नता होती है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं या उन्हें क्या कर लिया जाता है, परमानेंटली रख लिया जाता है, या फिर उन्हें जिस समय कटाई या नराई गुड़ाई की ज़रूरत होती है उस समय रखा जाता है। तो इस तरह से जो मजदूरी है, जो रोजगार है, उसमें भी बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस चित्र में आप श्रमिकों को खेतों में कार्य करते हुए देख सकते हैं। चलिए तो डाला और रामकली की कहानी के बारे में जान लेते हैं। डाला पालनपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, यानी कि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं है, उनके पास अपना खेत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, क्योंकि अपने खेत होते तो उनमें काम करते रहते, लेकिन वो मजदूरी करते हैं। आज यहाँ मजदूरी मिल गई तो करते रहे, अन्यथा कल ना मिले तो क्या होगा, उन्हें दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को जो वेतन दिया जाता है एक दिन में, वो 300 रुपये निर्धारित किया गया है। लेकिन डाला जैसे श्रमिकों को पालनपुर में मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पालनपुर में खेती हर श्रमिकों के बीच बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, क्योंकि खेतों में काम करने वाले मजदूर ज़्यादा हैं और काम है नहीं। तो क्या होता है, लोग कम वेतन पर भी क्या करने लगते हैं, काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। यह एक अन्य खेतीहार श्रमिक है जो डाला की तरह ही खेतों में काम करती है। डाला और रामकली दोनों ही निर्धन व्यक्ति हैं, उनके पास अपनी कोई खास ज़्यादा संपत्ति नहीं है। तो चलिए उन दोनों के बीच क्या चर्चा हुई वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डाला कहता है कि आजकल काम मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, बड़े किसान ही हमें काम पर रख पाते हैं, क्योंकि बड़े किसानों पर खेत ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, श्रमिकों को काम पर रख लेते हैं, और वो भी तब रखते हैं जब उनके खेतों में कार्य हो, अन्यथा की श्रेणी में वो भी अपने खेतों में नहीं रखते हैं। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गुड़ाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं। यानी कि सारे के सारे जो काम होते हैं अब मशीनों से होने लगे, कटर थ्रेसरों से होने लगे, और कीटनाशक को छिड़क कर खरपतवार जो होते हैं खेतों में उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब नराई गुड़ाई की भी ज़्यादा कोई काम नहीं रह गई है। इस तरह से देखें तो खेतों में अब ज़्यादा कार्य नहीं रहा है। मुझे स्थानीय साहूकार के 2000 रुपये देने थे, मैंने पिछले गर्मियों के समय में वो ले लिए थे, ये डाला कह रहा है। जब खेतों में कोई काम नहीं था,
इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के लिए भोजन की तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाता हूँ। ये बातें डाला और रामकली के बीच चल रही हैं। तो रामकली क्या कहती है? तो रामकली कह रही है कि घनश्याम जो है एक बड़ा किसान है, जिसके खेतों में हम पहले काम कर लेते थे, मजदूरी कर लेते थे, लेकिन अब की बार उसने एक हार्वेस्टर ले लिया है। तो अब की बार वो अपने खेतों को हार्वेस्टर से काट लेगा, तो गर्मी के मौसम में अब की बार हमें कटाई का काम नहीं मिल पाएगा। तो पिछले वर्ष जो था, मैंने पूरे 5 महीने काम नहीं मिल पाया था मुझे पूरा ढंग से। इस तरह से अब काम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस वर्ष मुझे रायगंज के ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि अब खेतों में तो काम रहा नहीं, क्योंकि मशीनों के द्वारा होने लगा। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण शाहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। यानी कि पहले मैंने कई बार ऋण ले चुका है, पर वो समय से ना दे पाने के कारण जो शाहूकार थे अब मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। तो इस तरह डाला और रामकली की कहानी की तरह ही गाँव में और भी सारे लोग की स्थिति बनी हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि श्रमिकों को किस किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आई होप कि आपको डाला और रामकली की कहानी के साथ साथ पार्ट में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो सभी क्लियर्स हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।